नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। कोयला थर्मल प्लांट्स कर रहे हैं नियमों की अनदेखी। 5% प्लांट ही उत्सर्जन मानदंडों को करते हैं पूरा, सीएसी ने जारी की रिपोर्ट। भारत ब्राजील चीनी विवाद में आया नया मोड़। भारत ने की बातचीत की पहल, डब्ल्यूटीओ में चल रहा है विवाद। भारत बना आर्टेमिस अकॉर्ड का हिस्सा। अंतरिक्ष में साथ काम करेंगे इसरो, नासा। दोनों देश करेंगे स्पेस स्टेशन का निर्माण। कलेग्नार पेन स्मारक का होगा निर्माण। पर्यावरण मंत्रालय ने दी मंजूरी। बीते साल तमिलनाडु ने स्मारक निर्माण के लिए दिया था प्रस्ताव। और पर्यावरण अनुकूल है लैब में विकसित डायमंड। रक्षा के क्षेत्र में भी होता है इसका प्रयोग। पीएम मोदी ने जिल बाइडेन को तोहफे में दिया डायमंड। चलिए अब खबर को विस्तार से देखते हैं। हाल ही में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार केवल 5% प्लांट ही सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करते हैं। ये रिपोर्ट दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संस्था सीएसी यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी की गई है। गौरतलब है कि साल 2015 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्सर्जन नियम जारी किए थे। मंत्रालय ने थर्मल पावर प्लांट्स के लिए एफजीडी यानी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत गैसीय प्रदूषकों को हटाया जाता है। गैसों को साफ करने के लिए आमतौर पर चूना पत्थर या समुद्री जल के घोल का उपयोग किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट्स पर केंद्र और राज्य सरकार OCEMS यानी ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी प्रणाली के माध्यम से उत्सर्जन की निगरानी करती है। इसके साथ ही वार्षिक आधार पर देश के सभी ग्रिड से जुड़े बिजली स्टेशनों के लिए एक CO2 डेटाबेस का संकलन किया जाता है। इस डेटाबेस का उद्देश्य CO2 उत्सर्जन बेसलाइन की प्रामाणिक और उत्सर्जन की मात्रा में ठहराव स्थापित करना है। इसके अलावा मंत्रालय की तरफ से कोयला आधारित प्लांट के लिए अन्य पहलों की भी शुरुआत की गई है। इनमें फ्लाई ऐश उपयोग कार्य योजना, कोयला आधारित स्टेशनों के पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार के लिए पहल शामिल है। इसके साथ ही भारत ने CDM यानी स्वच्छ विकास तंत्र को भी अपनाया है। आपको बता दें कि क्योटो प्रोटोकॉल में परिभाषित CDM उत्सर्जन में कमी या उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए एक प्रतिबद्ध राष्ट्र को विकसित देशों में कम उत्सर्जन वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की अनुमति देता है। भारत और ब्राजील के बीच चल रहे चीनी विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। चीनी विवाद को सुलझाने के लिए ब्राजील के साथ भारत ने बातचीत की शुरुआत की है। दरअसल दोनों देशों के बीच ये विवाद WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में चल रहा है। गौरतलब है कि साल 2019 में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने भारत के खिलाफ WTO में शिकायत दर्ज की। भारत पर आरोप लगाया कि किसानों को दी जा रही चीनी सब्सिडी वैश्विक व्यापार नियमों के विरुद्ध है। कृषि नियमों के अनुसार कुल मूल्य के न्यूनतम स्तर पर मात्र 10% तक की सब्सिडी दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सब्सिडी देना WTO के नियम के विरुद्ध है। वहीं भारत ने गन्ना किसानों के लिए 10.25% के रिकवरी रेट पर FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित की है। यानी भारत विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित सब्सिडी से ज्यादा दे रहा है। आपको बता दें कि ब्राजील दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। वहीं ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। ऐसे में ब्राजील को डर है कि अगर भारत ने ज्यादा सब्सिडी देकर अगर चीनी निर्यात को बढ़ावा दिया तो वो दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन जाएगा और उसे चीनी के कारोबार में मुंह की खानी पड़ेगी। ब्राजील समेत दूसरे देशों को ये भी चिंता है कि भारत द्वारा दी जा रही सब्सिडी के चलते वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, जिससे उन देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड की एक अपील को खारिज कर दिया है। इस अपील में उसने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अपने खिलाफ जांच करने के अधिकार से बाहर रखने की मांग की थी। इस मामले में शीर्ष अदालत ने फैसला देते हुए कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड को प्रतिस्पर्धा अधिनियम से छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई वैध कारण नहीं है। दरअसल अदालत प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण के उस आदेश के खिलाफ सुनवाई कर रही थी जिसमें कंपनी पर अपमानजनक प्रथाओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। गौरतलब है कि साल 2017 में CCI ने CIL पर 591 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।
ये जुर्माना विद्युत उत्पादकों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौतों में अनुचित और भेदभावपूर्ण शर्तें आरोपित करने के मामले में लगाया गया था। साथ ही सीआईएल को ज्यादा कीमतों पर निम्न गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति करते हुए पाया गया था। सीसीआई का कहना था कि कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियां बाजार की ताकतों से स्वतंत्र काम करती हैं। साथ ही भारत में गैर कोकिंग कोयले के उत्पादन और आपूर्ति के संबंध में वे बाजार प्रभुत्व का भरपूर उपयोग करती हैं। इस मामले में सीआईएल का तर्क था कि वो सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है। इसके अलावा 1973 के राष्ट्रीयकरण अधिनियम, विशेष रूप से कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम के तहत उसे एकाधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। उसके मुताबिक कैप्टिव कोयला उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र परिस्थितियों के आधार पर भिन्न होता है। वहीं विभेदक मूल्य निर्धारण का मकसद व्यापक परिचालन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करना और कल्याणकारी उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है। सीआईएल का यह भी कहना था कि कोयले की आपूर्ति का व्यापक राष्ट्र नीतियों पर भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के रूप में बढ़े हुए आवंटन के माध्यम से आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में सीसीआई ने तर्क देते हुए राघवन समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें एकाधिकार को राष्ट्र के सर्वोत्तम हित के प्रतिकूल बताया गया था। रिपोर्ट का यह भी कहना था कि प्रतिस्पर्धा के बिना अकुशल रूप से संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा कोयले को आवश्यक वस्तु के रूप में वर्गीकृत सूची और 2017 में राष्ट्रीयकरण अधिनियम को 9वीं अनुसूची से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, बिजली कंपनियों द्वारा किए जाने वाले खर्च का लगभग 60 से 70% हिस्सा कोयले का होता है। इसका मतलब है कि अनियमित कीमतें और आपूर्ति अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी। गौरतलब है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत सीसीआई प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करता है। इसने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित किया था। इसका कार्य प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को खत्म करना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा ये उपभोक्ता हितों की रक्षा और भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का कार्य भी करता है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहनों के निर्यात नीति को सरल बनाया है। इसका मकसद ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहनों के नागरिक उपयोग हेतु निर्यात को बढ़ावा देना है। सरकार का यह निर्णय भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुरूप है। इसमें हाईटेक वस्तुओं के निर्यात को सुगम बनाने का प्रावधान शामिल है। गौरतलब है कि सभी प्रकार के ड्रोन या यूएवी को पहले आयात और निर्यात वस्तुओं के ITCHS वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 के तहत स्कोमेट सूची की श्रेणी 5B के तहत निर्यात के लिए नियंत्रित या प्रतिबंधित किया गया था। SCOMET का अर्थ है स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। ये सूची उन वस्तुओं से जुड़ी है जो अपने संभावित दोहरे उपयोग प्रकृति के कारण विशिष्ट नियमों के अधीन है। कहने का मतलब ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों रूपों में हो सकता है। ऐसी वस्तुओं के निर्यात के लिए स्कोमेट लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। ऐसे में इस उद्योग को नागरिक उपयोग हेतु ड्रोन्स का निर्यात करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संशोधन के बाद ड्रोन या यूएवी अब GAED यानी ड्रोन निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार के अधीन होंगे। ये एक बार में 3 साल के लिए वैध सामान्य लाइसेंस है। इसमें स्कोमेट सूची से इतर ड्रोन या यूएवी शामिल किए जाते हैं। ये ड्रोन या यूएवी 25 किलोमीटर या उससे कम दूरी तक मार करने में सक्षम होते हैं। इनको 25 किलोग्राम से अधिक पेलोड ले जाने की अनुमति नहीं होती है। इनका उपयोग केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नीति परिवर्तन के बाद निर्माताओं को ड्रोन निर्यात करने में आसानी होगी। साथ ही भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स या नए ड्रोन निर्माताओं को उद्योग का विस्तार करने और वैश्विक बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी दौरे पर गए। इस दौरान भारत और अमेरिका ने कई समझौतों पर हामी भरी है। दोनों देश अनेक क्षेत्रों के साथ साथ अंतरिक्ष अभियान में साझेदारी करेंगे। इसके साथ ही भारत आर्टेमिस अकॉर्ड में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि साल 2020 में आर्टेमिस अकॉर्ड की शुरुआत हुई थी। शुरुआती दौर में इस समूह में अमेरिका के साथ 7 अन्य देश शामिल थे। हालांकि मौजूदा समय में इस ग्रुप में 26 देश शामिल हैं। इस ग्रुप में जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा शामिल हैं। हालांकि कोलंबिया, रवांडा, नाइजीरिया जैसे अपेक्षाकृत कम विकसित अंतरिक्ष कार्यक्रम वाले देश भी शामिल हैं। रूस और चीन आर्टेमिस अकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। आर्टेमिस समझौता एक नियमों का समूह है जिसका पालन ग्रुप के सदस्यों द्वारा स्पेस में खोज और अन्य अंतरिक्षीय गतिविधियों के लिए किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस समूह का नेतृत्व कर रहा है। इस समूह में 13 सिद्धांत शामिल किए गए हैं।
सैन्य उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग न करने की प्रतिबद्धता जैसे नियम भी शामिल हैं। इस समझौते के तहत अमेरिका एक बार फिर चांद की सतह पर उतरने की तैयारी में है। हालांकि इस बार चांद पर पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना बनाई गई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो एक साथ स्पेस मिशन पर काम करेंगे। इसके अलावा दोनों देश अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन के निर्माण में भी सहयोगी होंगे। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में भी साझेदारी करने जा रहे हैं। इसके अलावा दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। वहीं संचार के क्षेत्र की बात करें तो 5G और 6G पर अमेरिका और भारत मिलकर काम करेंगे। आजकल जीई यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड कीड़े चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। यही वजह है कि बीते अप्रैल महीने में डीबीटी यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड कीड़ों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। दरअसल इन कीड़ों के संभावित खतरों को देखते हुए इन दिशा निर्देशों को जारी किया गया था। इनमें डीबीटी की ओर से जीई कीड़ों को विकसित करने के लिए विभिन्न चरण निर्धारित किए गए हैं। प्रथम चरण में जीई कीड़ों का प्रयोगशाला में अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद बनाए गए जीई कीड़ों की जनसंख्या को पिंजरे में रख उनकी कार्यशैली का अध्ययन किया जाएगा, जबकि तीसरे चरण में इन कीड़ों को फील्ड में छोड़ा जाएगा और अंत में कीड़ों को छोड़ने के बाद उस क्षेत्र में हुए बदलाव का विश्लेषण किया जाएगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक इन प्रयोगों की मंजूरी डीबीटी के तहत जेनेटिक मैनिपुलेशन पर समीक्षा समिति के व्यापक दायरे में आती है। आपको बता दें कि जीई कीड़ों को जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित किया जाता है। इनका प्रयोग खाद्य सुरक्षा को सक्षम करने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही ये जैव अर्थव्यवस्था में भी लाभदायक हो सकते हैं कि कीड़े बीमारियों को रोकने में मददगार हो सकते हैं। जीई मधुमक्खियों से बेहतर गुणवत्ता वाले शहद की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जीई रेशम कीटों का उपयोग बेहतर और सस्ता रेशम पैदा करने के लिए किया जा सकता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने मच्छरों को जैविक रूप से परिवर्तित किया है। इन मच्छरों के माध्यम से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों पर काबू पाने में मदद मिली है। भारत में भी जीई मच्छरों पर रिसर्च जारी है। हालांकि जीई कीड़े अपने साथ लाभ के अलावा कुछ परेशानियां भी लेकर आते हैं। विशेषज्ञों ने इनकी तुलना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से की है। उनके मुताबिक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को अपने अनुसार लगाया एवं हटाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जीई कीट अगर किसी क्षेत्र में छोड़े जाएंगे तो उन्हें दोबारा उस जगह से हटाने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जीई कीड़ों के आकस्मिक रूप से निकलने या फैलने से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गौरतलब है कि भारत की जीडीपी में बायोटेक्नोलॉजी लगभग 2.6% योगदान देती है, जबकि साल 2030 तक इसे बढ़कर 5% करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे पर थे और इस दौरान उन्हें मिस्र देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी द्वारा ये अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान को ऑर्डर ऑफ द नाइल के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार की स्थापना साल 1915 में हुई थी। यह अवार्ड उन राष्ट्राध्यक्षों, क्राउन प्रिंसेस और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जो मिस्र या मानवता के हित में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। ऑर्डर ऑफ द नाइल सोने से निर्मित एक कॉलर है और इसमें 3 वर्ग में सोने की इकाइयों को बांटा गया है। इसमें शामिल 3 इकाइयां अलग अलग संदेश देती हैं। पहली इकाई राज्य को बुराइयों से बचाने का संदेश देती है, जबकि दूसरी इकाई नील नदी द्वारा लाई गई समृद्धि और खुशी की ओर संकेत करती है। वहीं तीसरी इकाई का संबंध धन और सहन शक्ति से है। सोने की तीनों इकाइयों को सोने से निर्मित फूल से आपस में जोड़ा गया है। कॉलर के साथ इसमें एक लॉकेट भी शामिल है। हेक्सागोनल आकार के इस लॉकेट को रूबी तथा अन्य रत्नों से सजाया गया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 15 शर्तों के साथ डॉक्टर कलेग्नर पेन स्मारक के निर्माण के लिए तटीय क्षेत्र मंजूरी दी। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि यदि शर्तों का पालन सही ढंग से नहीं किया गया तो मंत्रालय इस मंजूरी को रद्द या निलंबित कर सकता है। साथ ही मंत्रालय का यह भी कहना है कि संबंधित अधिकारी को हर साल पर्यावरण विवरण तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपना होगा, जिसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इस स्मारक को बनाने का प्रस्ताव तमिलनाडु सरकार ने बीते साल दिया था, लेकिन जिस स्थान पर इसको बनाया जाना था वो तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011 के तहत आता था। ऐसे में इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी लेना जरूरी था। हालांकि इस परियोजना को राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। असल में कोस्टल रेगुलेशन जोन या तटीय विनियमन क्षेत्र भारत के तटीय क्षेत्र के साथ लगे क्षेत्र होते हैं। उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर तक की तटीय भूमि और खाड़ी, मुहाने
और नदियों के किनारे 100 मीटर तक का क्षेत्र जो ज्वारीय उतार चढ़ाव के अधीन है, तटीय विनियमन क्षेत्र कहलाता है। इन क्षेत्रों में इमारतों, पर्यटन के बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के विकास को भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसीलिए यहाँ निर्माण कार्य के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। इसकी 4 श्रेणियां हैं: कोस्टल रेगुलेशन जोन या CRZ1, CRZ2, CRZ3 और CRZ4। गौरतलब है कि पेन स्मारक डीएम के संरक्षक रहे स्वर्गीय M करुणानिधि के सम्मान में बनाया जा रहा है। करुणानिधि को कलैग्नार यानी कलाकार के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने उपन्यास, लघु कथाएं, जीवनियां, निबंध और संस्मरण सहित 100 से अधिक किताबें लिखी। इन्होंने तमिल सिनेमा के लिए कई नाटक और पटकथाएं भी लिखी थी। इस स्मारक की ऊंचाई 42 मीटर निर्धारित की गई है। यह स्मारक चेन्नई में मरीना बीच से लगभग 360 मीटर दूर बंगाल की खाड़ी में 8,551 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का डायमंड तोहफे में दिया। ये हरे रंग का डायमंड है और एक कृत्रिम डायमंड है जिसे खास प्रक्रिया के तहत प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। इस हीरे को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। ये प्रति कैरेट मात्र 0.028 ग्राम कार्बन उत्सर्जित करता है। आपको बता दें कि लैब में हीरे को एक छोटे हीरे के टुकड़े के माध्यम से विकसित किया जाता है जिसे बीज के नाम से जाना जाता है। बीज से डायमंड मुख्यतः 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाया जाता है। पहला तरीका HPHT यानी उच्च दबाव उच्च तापमान है। इस विधि में बीज को शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाता है। साथ ही दोनों को उच्च दबाव वाले क्षेत्र में भी रखा जाता है। दूसरी विधि को CVD यानी रासायनिक वाष्प जमाव के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में बीज को कार्बन गैस से भरे एक चैम्बर में रखा जाता है। चैम्बर के अंदर का तापमान लगभग 800 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रक्रिया के दौरान गैस बीज से चिपक जाती है जिससे हीरे का निर्माण होता है। आंकड़ों के अनुसार भारत CVD तकनीक का उपयोग कर इन हीरों के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। गौरतलब है कि प्रयोगशाला में विकसित डायमंड आभूषण उद्योग के अलावा रक्षा, कंप्यूटर आदि क्षेत्रों में व्यापक तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कम बिजली का प्रयोग कर तीव्र गति में काम करता है। इस गुण के कारण इसका इस्तेमाल कंप्यूटर और उपग्रह के निर्माण में किया जाता है। आपको बता दें कि भारत ने IIT मद्रास में प्रयोगशाला में डायमंड विकसित करने के लिए केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के बीच भारत को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और GE एरोस्पेस के बीच बड़ा करार हुआ है। इस समझौते के बाद अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस विमान की अगली पीढ़ी में भारत निर्मित इंजन का इस्तेमाल होगा। कहने का मतलब अब भारत में तेजस विमान में लगने वाले इंजन का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसके साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जहां युद्धक विमानों के इंजन का निर्माण होगा। इस इंजन का नाम F414 है। जानकारों का कहना है कि यह भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाने वाला समझौता है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या LCA कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में तब शुरू किया गया था जब ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना हुई थी। इसका पहला स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस है। इसमें GE के F404 इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। तेजस वायु से वायु, वायु से सतह सटीक निर्देशित हथियारों की एक श्रृंखला ले जाने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की खास बात यह है कि यह हवा में ईंधन भरने में सक्षम है। वर्तमान में तेजस के 3 उत्पादन मॉडल हैं, MK1, MK1A और ट्रेनर संस्करण। हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने UNDP के साथ एक साझेदारी की है। UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर भारत सरकार महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करेगी। ये साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों में अपना बिजनेस सेटअप करने में सहायता प्रदान करेगी, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट तथा अन्य क्षेत्र शामिल है। शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट में 8 भारतीय शहरों को शामिल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की समय सीमा 3 वर्ष तय की गई है। हालांकि साल 2025 के बाद इसको बढ़ाने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही महिला उद्यमियों को बिजनेस मेंटर की भी सुविधा प्राप्त होगी। बिजनेस मेंटर को बिज सखी के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के तहत करीब 2 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत में मात्र 15% ही महिला उद्यमी हैं। UNDP और दीनदयाल अंत्योदय योजना संयुक्त रूप से ऑन ग्राउंड मोबिलाइजेशन गतिविधियों में शामिल होंगे, जिसमें शहरी गरीबी और संभावित उद्यमियों की पहचान की जाएगी। इसके साथ ही व्यवसाय विकास सेवाओं तक महिला उद्यमियों की पहुंच को सुगम बनाना भी शामिल है। बिजनेस को औपचारिक रूप देने के लिए बैंक लिंक्स स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाएगी।
दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका का उद्देश्य कौशल विकास और ऋण की सुविधाओं के लिए शहरी गरीबों को व्यापक रूप से शामिल करना है। योजना के तहत बाजार आधारित कार्यों और स्वरोजगार के लिए शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही बिजनेस के लिए सुगमता से ऋण की सहायता भी दी जाती है। वहीं यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। इसकी स्थापना साल 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। हालांकि यूएनडीपी ने जनवरी 1966 में अपना कार्यभार संभाला। ये विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और अनुदान सहायता प्रदान करता है। तो चलिए खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। करंट न्यूज बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, आर्टेमिस एकॉर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी। वर्तमान में इस ग्रुप में 26 देश शामिल हैं। रूस और चीन भी आर्टेमिस एकॉर्ड का हिस्सा हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, ऑर्डर ऑफ द नाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिस्र देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। इसमें प्रतीक के रूप में सोने से निर्मित एक कॉलर दिया जाता है। इसमें 3 वर्ग में सोने की इकाइयों को बांटा गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1915 में की गई थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैब में हीरे को एक छोटे हीरे के टुकड़े के माध्यम से विकसित किया जाता है। दूसरा कथन है, कृत्रिम हीरा मुख्यतः 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाया जाता है, उच्च दबाव उच्च तापमान विधि एवं रासायनिक वाष्प जमाव विधि। प्रयोगशाला में विकसित हीरे आभूषण उद्योग के अलावा रक्षा एवं कंप्यूटर आदि क्षेत्रों में व्यापक तौर पर उपयोग किए जाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में शुरू किया गया था। पहला स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस है। तेजस सटीक निर्देशित हथियारों की एक श्रृंखला ले जाने में सक्षम है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय तटीय विनियमन क्षेत्र भारत के तटीय क्षेत्र के साथ लगे क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में इमारतों, पर्यटन के बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के विकास को भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसकी 4 श्रेणियां CRZ1, CRZ2, CRZ3 एवं CRZ4 हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtieyes.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में मध्य प्रदेश में 6 दिवसीय रानी दुर्गावती गौरव यात्रा की शुरुआत की गई। रानी दुर्गावती का जन्म साल 1524 में महोबा के चंदेल राजवंश में हुआ था। बता दें कि चंदेल राजवंश ने ही 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के मध्य में मुगलों से लड़ते हुए रानी की मृत्यु हो गई थी। 24 जून को रानी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। चंदेल वंश में जन्मी रानी दुर्गावती की शादी गढ़कटंगा राज्य के गोंड राजा संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह से हुई थी। इस साम्राज्य में नर्मदा घाटी और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। इसे गोंड जनजाति के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक के रूप में जाना जाता है। हालांकि दुर्गावती अपनी शादी के कुछ साल बाद 1550 में विधवा हो गईं। उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हाल ही में 27 जून को हेलेन केलर दिवस के रूप में मनाया गया। इस साल पूरे भारत में 50 से अधिक संस्थानों पर इस दिवस का आयोजन किया गया। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य दिव्यांगजनों को जागरूक एवं प्रोत्साहित करना है। दरअसल हेलेन केलर जन्म से ही श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित थी। वे एक सफल लेखिका होने के साथ ही एक वकील भी थी। उन्होंने अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड की स्थापना की तथा दिव्यांग लोगों के लिए जीवन पर्यंत वकील के रूप में कार्य करती रहीं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ किया गया है। इसकी थीम मेरा शहर मेरी पहचान रखी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 8वां संस्करण है। इस साल इसमें कुल 10 करोड़ से अधिक नागरिकों को शामिल किया गया है। यही कारण है कि इसके विश्व भर में सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बनने की उम्मीद है। बता दें कि साल 2016 में आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य शहरों में स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है।
हाल ही में कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत से संपूर्ण भारत को परिचित कराने के लिए वितस्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया था। इसमें कश्मीर की समृद्ध कला, संस्कृति, साहित्य, शिल्प एवं व्यंजन आदि का प्रदर्शन किया गया। इन कलात्मक प्रदर्शनों की श्रृंखला में भांट पाथेर, गोजरी, धम्बली, बाच नगमा, रऊफ जैसे मंत्रमुग्ध कर देने वाले कला रूपों के साथ साथ पारंपरिक गीतों, सुंदर नृत्यों और अन्य प्रस्तुतियों सहित सांस्कृतिक विरासत की मनोरम अभिव्यक्तियां शामिल थीं। इस कार्यक्रम का सिलसिला चेन्नई से शुरू होकर श्रीनगर में खत्म हुआ। गौरतलब है कि वैदिक काल में झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। हाल ही में QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 जारी की गई। इस रैंकिंग में IIT बॉम्बे को 149वां स्थान मिला है। इसके साथ ही भारत पहली बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 150 अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थाओं की सूची में शुमार हो गया। इसके अलावा पहली बार इस रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्ना यूनिवर्सिटी दुनिया के शीर्ष 500 शिक्षा संस्थाओं की सूची में शामिल हो गए हैं। इस तरह QS वर्ल्ड रैंकिंग की सूची में 45 भारतीय विश्वविद्यालयों को जगह मिली है। गौरतलब है कि MIT ने इस बार भी दुनिया के शीर्ष संस्थानों में अपनी पहली जगह बनाई है, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज दूसरे और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड तीसरे स्थान पर हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर रखा गया है। सूची में स्वीडन शीर्ष स्थान पर, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर हैं। सूचकांक के मुताबिक भारत ऊर्जा परिवर्तन की गति में तेजी लाने वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इस मामले में भारत के अलावा सिंगापुर दूसरी अर्थव्यवस्था है जो संतुलित तरीके से स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ रही है। बीते 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्यमी भारत MSME दिवस मनाया। कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय द्वारा चैंपियंस 2.0 पोर्टल और क्लस्टर परियोजनाओं तथा प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए MSME आइडिया हैकाथॉन 3.0 भी लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि भारत सरकार 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। साथ ही MSME के साथ 2030 तक देश की GDP में 50% की योगदान करने की उम्मीद है। हाल ही में प्रिया AS को केंद्र साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मलयालम भाषा में उनके उपन्यास पेरुमाझायथे कुंजिथालुकल हेतु दिया गया है। यह साल 2018 में केरल में आई बाढ़ की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो आपदा के दौरान विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों द्वारा प्रदर्शित साहस और सहयोग को दर्शाता है। गौरतलब है कि केंद्र साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार भारत में बच्चों के साहित्य हेतु एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। यह साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। हाल ही में BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने उत्पादों की बढ़ती मांग के बीच बायोडिग्रेडेबल खाद्य बर्तनों के लिए गुणवत्ता मानक जारी किए हैं। इनका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इन मानकों में बायोडिग्रेडेबल बर्तनों के उत्पादन के लिए कच्चे माल, विनिर्माण तकनीक, प्रदर्शन और स्वच्छता आवश्यकताओं सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये मानक कृषकों के लिए आर्थिक अवसर भी उत्पन्न करने तथा सतत कृषि पद्धतियों का समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि BIS की स्थापना BIS अधिनियम 1986 द्वारा की गई थी। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत काम करता है। काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने खुलासा किया है कि हिंदू कुश हिमालय पर्वत श्रृंखला में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी नहीं लाई जाती है तो इस सदी में इसके 80% तक कम होने की आशंका है। बता दें कि हिंदू कुश हिमालय पर्वत श्रृंखला को पृथ्वी पर तीसरे ध्रुव के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में भारत, नेपाल और चीन सहित 8 देश शामिल हैं। यह क्षेत्र लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद जमे हुए पानी का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडारण है। इस क्षेत्र के पहाड़ों में 240 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। ये ग्लेशियर कम से कम 10 प्रमुख नदी प्रणालियों को जीवित रखते हैं। गौरतलब है कि पृथ्वी पर बर्फ और बर्फ से ढके हुए क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। हाल ही में हैदराबाद से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों को लगभग 1000 साल पुराना बताया जा रहा है। इसके साथ ही शिलालेख वाले 2 स्तंभ भी पाए गए हैं। प्राप्त हुए दोनों स्तंभ अलग अलग पत्थरों से निर्मित हैं। इसमें एक स्तंभ ग्रेनाइट से बना हुआ है तो वहीं दूसरा काले बेसाल्ट पत्थर का बना है। स्तंभ के चारों किनारों पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई हैं। इनमें आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान, महावीर की मूर्तियां शामिल हैं।
मूर्तियों में जैन तीर्थंकर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। स्तंभ के ऊपरी भाग को कीर्ति मुखों से सजाया गया है। इसके अलावा दोनों स्तंभों पर मौजूद शिलालेख तेलुगु कन्नड़ भाषा में लिखे हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन शिलालेखों पर बने दृश्य जेनिना बसदी को दर्शाते हैं। आपको बता दें कि जेनिना बसदी मठ को कहा जाता है। प्राप्त हुए शिलालेख का संबंध राष्ट्रकूट और वेमुलावाड़ा चालुक्य काल से बताया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 में संशोधन की घोषणा की है। संशोधित नियम के मुताबिक दिन के अलग अलग समय के अनुसार बिजली के रेट तय किए जाएंगे। पूरे दिन की अवधि को 3 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें पीक आवर, सोलर आवर और नॉर्मल आवर शामिल हैं। इसमें सोलर आवर की अवधि 8 घंटे तय की गई है। TOD यानी टाइम ऑफ डे टैरिफ प्रणाली के तहत सोलर आवर के दौरान बिजली सामान्य दर से 20% कम रहेगी। वहीं इसके विपरीत पीक आवर के दौरान टैरिफ वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सामान्य टैरिफ से कम 20% अधिक होगा। इसके साथ ही अन्य उपभोक्ताओं के लिए कम से कम 10% अधिक होगा। नए नियमों के मुताबिक TOD टैरिफ 10 किलोवाट और उससे अधिक की अधिकतम मांग वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। इसके साथ ही कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। गौरतलब है कि मौजूदा समय में विश्व के करीब 20 देश TOD टैरिफ प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। इसमें अमेरिका सहित यूरोपियन यूनियन के देश शामिल हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।